प्रदेश का सबसे बहुचर्चित मुद्दा रहा पांचना बांध। आज से नहीं, 2 दशकों से ये मुद्दा बड़ा है। राजस्थान के अंदर पानी से इसका लेना देना है और लगभग लगभग 10 लाख लोग इसके प्रभाव क्षेत्र के अंदर आते हैं। 10 लाख लोग मांग कर रहे हैं 2 दशकों से, लेकिन इसको हर बार 2 कम्युनिटीज़ को आमने सामने दिखा दिया जाता है। एक है मीणा समुदाय और दूसरा होता है गुर्जर। पांचना बांध का क्या हल निकला है? अब तक फिलहाल हल तो कुछ नहीं निकला है। हाँ, पर मीणा जो धरना दे रहे थे उन्होंने वो समाप्त कर दिया है डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा के आश्वासन के बाद। गुर्जर समुदाय से जब मेरी बात हुई तो उनका कहना है कि हम कोई धरना दे ही नहीं रहे थे, हम तो निगरानी कर रहे थे। हमारी मांग बड़ी क्लियर है कि हमको भी पानी चाहिए और हमको भी पानी मिलना चाहिए। इसके अंदर लेकिन राजनीति बड़ी जचके हुई है। कहा गया कि रामकेश मीणा जो है वो अशोक गहलोत के नज़दीकी हैं। रामकेश मीणा वहाँ अपनी खूंटा गाड़े बैठे हैं, मीणा समुदाय को एक करे बैठे हैं। गुर्जरों में पायलट बड़े मजबूत हैं, तो पायलट को कमज़ोर करने के लिए और पायलट के साथ में गुर्जर मीणाओं का जो पैक्ट है उसको तोड़ने के लिए ये सारी की सारी बात, ये सारी की सारी राजनीति जो है वो चलाई गई। पांचना के ऊपर रियल टाइम कवरेज किया है। मेरे साथ में मेरे साथी हैं, पत्रकार हैं, दशरथ गुर्जर इनका नाम है। रहने वाले भी उसी पांचना क्षेत्र के हैं और इन्होंने बहुत नज़दीक से चीज़ों को देखा और जाना है। इन्हीं से बात करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि पांचना की राजनीति थी क्या और पांचना में क्या क्या हुआ है और अब आगे क्या होने जा रहा है। आज सिर्फ गुर्जरों की बात करते हैं, मीणाओं की चर्चा आपको कल मीणाओं के मुँह से ही सुनवाएंगे। दशरथ जी, क्या क्या घटा वहाँ? पांचना है क्या? पांचना बांध में 5 नदियों का संगम है। 5 नदियों का पानी आता था, लेकिन जब वहाँ आसपास का जो डूब क्षेत्र का इलाका है, जो 39 गांव है, वो गांव वहाँ बसे हुए थे। जिस जगह पर पांचना बना हुआ है वहाँ पानी आता था। जब पांच नदियों का पानी आता था तो ओवरफ्लो हो जाता था, बाढ़ का इलाका आ जाता था, बाढ़ आ जाती थी। ऐसे में 1977 में ये पांचना बांध का निर्माण जब करवाया गया अमेरिकी तकनीक से, और पांचने का पानी को रोक कर डूब क्षेत्र को बचाने के लिए, और वहाँ पर एक नदी बहती थी, गंभीर नदी। 5 नदियों का पानी गंभीर नदी में आकर समाहित होता तो ये भरतपुर तक जाती थी, फिर आगे जाके यमुना नदी में मिल जाती है। केवला देव जो अभ्यारण्य है वहाँ तक पानी जाता है, क्योंकि साइबेरियन पक्षी आते हैं। तो ऐसे में इस पूरे मामले को लेकर, ये जो पूरा मामला था इसी को लेकर था, यही बनाया गया था। फिर बाढ़ क्षेत्र में जो इलाके हैं उनको वहाँ से हटाया गया। वो जो 39 गाँव हैं उनको दूर बसाया गया। दूर उन्होंने जाकर उनकी जो ज़मीन है उसमें गई थी 39 गाँवों में। तो उनकी मांग है कि उन्हें पहले पानी मिले। कुछ जो गांव है उनको पानी मिल रहा है, लेकिन पूरे गांव को पानी नहीं मिल रहा है। उनका कहना है कि उनकी ज़मीन गई, वो स्थानीय लोग हैं तो पहला हक उनका है, इसलिए वो लगातार इस मांग को कर रहे थे। एक दूसरा मुद्दा जो कमांड एरिया का है, कमांड एरिया बनाया गया था कि भाई उधर पानी की कमी है तो वहाँ सिंचाई के लिए पानी भेजा जाए। ऐसे में वो कमांड एरिया उधर बना दिया। एक इलाका है नदी का किनारा, जो गंभीर नदी के आसपास के लोग दोनों किनारों पे बसे हैं, वो 360 गांव के आसपास बताए जाते हैं। तो वो 360 गांव का 3 पक्षीय मामला हो गया था। अभी 360 गांव ने भी एक पंचायत जोड़ी थी, तो उनका कहना है कि उनका पानी रोका गया है, नदी में फ्लोराइड हो गया है उसके आसपास के गाँवों में, तो उनकी भी व्यवस्था हो, उन्हें भी पानी मिले। ऐसे में वो भी अपनी मांग कर रहे थे। तो पूरा मामला ये था, और इसी मामले को लेकर लंबे वक्त से, क्योंकि 20 साल पहले जो नहरें बनाई गई थी पानी बंद हो गया था। गुर्जर आरक्षण आंदोलन हुआ था 2007 में, हालांकि पानी पहले से बंद था, लेकिन उससे इसको जोड़ा गया। जातिगत संघर्ष कराने को एक लेकर इस तरह से चीजें जोड़ी गई। जातिगत संघर्ष किस किस के बीच? मीणा गुर्जरों के बीच। बिल्कुल, ये हुआ था 2007 में जब आंदोलन हुआ था, तो तब ये चीजें हुई थी। तब सबने देखा था, आप लोगों ने भी देखा था किस तरह से हुआ था, क्योंकि एसटी की मांग थी। उसके बाद जब मीणाओं ने इसका विरोध भी किया था, मीणा समुदाय ने विरोध किया था, आपस में टकराव स्थिति हो गई थी और बड़ा आंदोलन चला था। तो ऐसे में स्थिति फिर से ऐसी आ गई थी और कहीं ना कहीं उसको फिर से उलझा दिया गया इस पूरे मामले को लेकर। हाई कोर्ट में रिट याचिकाएं लगाई गई, अलग अलग रिट याचिकाएं। हालांकि एक रिट याचिका है जो 30 जून को सुनवाई होगी, नदी के ढाई के क्षेत्र के लोगों की रिट याचिका अलग है। एक रिट याचिका एक जो रघुवीर सिंह मीणा है उनकी तरफ से है, जो कमांड एरिया के हैं रामकेश मीणा की तरफ से भी एक रिट याचिका है। तो ऐसे में 3-4 ये रिट याचिका जिन पर सुनवाई लगातार होती। कोर्ट ने कहा है कि सिंचाई के लिए पानी दिया जाए, ये बात कोर्ट ने कही है। सबको दिया जाए या कमांड को दिया जाए? नहीं, सिंचाई में उपयोग में लिया जाए, ये बात है उसमें, जो कोर्ट का आदेश है उसमें। ऐसे में कमांड एरिया की मांग करते, कोर्ट ने आदेश दे दिया। हालांकि कोर्ट ने एक पहली बार आदेश, इससे पहले भी पिछली सरकारों में भी ये आदेश दिया है। जब कांग्रेस की सरकार थी तब भी ये आदेश आया है और अब फिर से आदेश आया है, लेकिन इसका कोई हल निकला नहीं। आपके गुर्जर समुदाय के लोग तो ये कहते हैं कि आदेश की पालना हम करने को तैयार हैं, पर 2019 में भी कोर्ट ने एक आदेश दिया है हमारे आरक्षण को लेके, उसकी पालना क्यों नहीं हो रही है? पहले उसकी करा लो, फिर इसकी करा लो।
तो ये उनकी अलग अलग मांगे हैं और ये वो किस हिसाब से कहते हैं वो अलग बात है। लेकिन मेरा कहना ये है कि क्योंकि मैं पत्रकार के तौर पे बात कर रहा हूँ तो वो उनकी मांग क्या है, वो उनकी मांग जो है वो मैं बताऊँ आपको कि उनकी मांग यही है 39 गाँव की, उन्हें पानी मिले, उनकी ज़मीन गई है, ये उनकी मांग थी। पहले उनका हक है तो उन्हें मिले, चाहे वो लिफ्ट के द्वारा उनकी जो है पानी पहुंचाया जाए। सरकार ने अभी 50 करोड़ की बात जो कही थी कि जो गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह मेड़वा मौजूद रहे, उन्होंने कहा हमारी बातचीत उनसे लगातार होती रही। हमने उनसे पूछा कि किस तरह से इस पूरे मामले को सुलझाया जाएगा, तो उनकी बहुत अच्छी भूमिका रही, उन्होंने बड़ा अच्छा काम किया। डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा से बात की, दोनों ने बैठकर, क्योंकि टकराव जैसी स्थिति हो गई थी, मंच से लगातार अलग अलग इधर से उधर से दोनों तरफ से खूब जो है एक दूसरे के ऊपर लगातार आरोप प्रत्यारोप लगाए, ऐसी ऐसी बातें कही गई जो नहीं करनी चाहिए, सामाजिक तौर पर ये ठीक भी नहीं होती। दोनों का गठजोड़ है, आपस में भाईचारा है, वो सारी चीज़ें होती हैं, उसी को लेकर दोनों ने प्रयास किए, इसका हल निकाला। डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने जो मीणा समुदाय से बात की, जो खंडीप पर बैठे हुए थे, उनसे कहा कि मेरे पर विश्वास रखिए, मैं पानी लेके आऊँगा। उन्होंने तमाम चीज़ें कही, ये भी कहा कि कौन कौन ने क्या क्या राजनीति की है, रामकेश मीणा के लिए क्या क्या आप सलाहकार रहे थे, तभी हो जाता। क्योंकि डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने पहले प्रयास किया था मीणा समुदाय को लेकर के 5 बांध को खुलवाया जाए, उसी खंडीप में रेल को रोका था। रेल रोकने के बाद उन पर जो है केस हुए, 1 साल की जेल डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा को हुई, उन्होंने ये दंश झेला। और ये कहा भी उन्होंने कि मेरे को जेल हुई थी तब कोई नहीं आया था, राजनीति इस पर हो रही है। मैंने जब बात की तभी उन्होंने कहा था कि ये 5 साल सलाहकार रहे, सलाहकार तो मंत्री उनसे सबसे बड़ा होता है जो सलाह देता है, तो क्यों नहीं हुआ। तो कहीं ना कहीं इस राजनीति की बात करें, जैसे आपने कहा कि सचिन पायलट को लेकर एक राजनीति की बात की, उनको कमजोर किया जा रहा है। गुर्जर मीणा का अगर गठजोड़ हो जाएगा तो कांग्रेस मजबूत हो जाएगी, सचिन पायलट आगे बढ़ जाएंगे, ये आगे आने वाली बात है। पिछली बार हुआ भी, जब बहुत सारी सीटें जो पूरी राजस्थान से 50 के 49 सीटें हैं, उनमें से 48-47 सीटें कांग्रेस ने जीती, सचिन पायलट के नाम पे ही जीती, और दोनों ने मिलके वोट दिए, मीणा और गुर्जर समुदाय ने, कि सचिन पायलट मुख्यमंत्री बनेंगे। मीणा जो समुदाय हमेशा कांग्रेस का कोर वोटर रहा है, इसमें कोई शक सुबह नहीं है। लेकिन सचिन पायलट के आने के बाद और ज़्यादा ताकत मिली, कांग्रेस को ताकत मिली। राजेश पायलट जो दौसा में रहे, उनको बार बार में जिताया। गुर्जर मीणा दोनों समुदाय, SC ST और कह सकते हैं कि जो मुस्लिम समुदाय, वो भी वोट देता रहा है। लेकिन इनका जो गठजोड़ है इस पूरे इलाके में वो बड़ा अच्छा है, और वोट बैंक की राजनीति जो होती है उसमें ये सेंधमारी यही करते हैं, क्योंकि कहीं कहीं 50,000, 60,000, 70,000, 80,000 वोट एक एक जाति का है, तो वो देखो इफेक्ट तो पड़ता है उस बात का। और ये अब राजनीति क्या रही, गुर्जरों में कौन मजबूत हुआ, कौन कमजोर हुआ? देखिए, राजनीति की अगर बात करें तो सचिन पायलट को लेकर जो राजनीति चली थी, उन्होंने बार बार कहा कि कोर्ट के आदेश का पालन हो और पानी सबको मिले। पानी पर सरकार पर ये कहा कि सरकार दोनों को मिल बैठ कर बातचीत करे, इसका समाधान होना चाहिए, कोई जातीय टकराव नहीं होना चाहिए। और एक एज ए लीडर, क्योंकि वो उनका औरा बड़ा है, बड़े लीडर हैं, तो उनकी बात तो जायज़ है, उन्होंने जो सबका हक है उसकी बात की थी, और आखिरकार वही हुआ। बातचीत से समाधान होता है, बातचीत से समाधान हुआ। राजनीति इसमें कुछ लोग कर रहे थे, लेकिन जो मंचों पर बैठे थे दोनों तरफ से, जो समझदार व्यक्ति होते हैं, जिन्हें जिम्मेदारी होती है जनता की, उन्हें सोच समझकर बोलना चाहिए किसी भी स्थिति में। ऐसे में डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा में जाकर जो बात की, उन्होंने दोनों समुदायों के लिए कहा कि हमें जाति टकराव नहीं चाहिए। हमारा जो ऐसा एक जो इलाका है महावीर जी का इलाका, जहाँ जैन मंदिर सबसे बड़ा है, उसके देवनारायण भगवान का मंदिर भी है, वहाँ पर रथ यात्रा निकलती है, एक कंधा लगाते हैं गुर्जर, एक कंधा लगाता है मीणा, दोनों यात्रा को निकालते हैं। उन्होंने ये बात कही क्योंकि 2007 का मंजर उन्होंने झेला था, तब किरोड़ीलाल मीणा आगे थे। आज उन्होंने उस मंजर को देखते हुए कहा कि कहीं ऐसा टकराव ना हो जाए, इसलिए इसको उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से सुलझाया, समझाया और धरने को समाप्त करो, कहा कि मैं पानी लेके आऊँगा। हालांकि उन्होंने 6 दिन की बात कही है, लेकिन हो सकता है कि किसी भी चीज़ में काम करने में टाइम भी लगता है और उसका समाधान हो सकता है। दोनों तरफ से बात कही गई कि हाँ समाधान हो सकता है, बातचीत के जरिए होगा, लिफ्ट के द्वारा उनको भी पानी पहुंचे, उनके लिए सरकार को ऐसी योजना लाए, पानी दे सरकार, और कहीं ना कहीं जो सैंक्शन है, पैसा सैंक्शन वो करवाए। 50 करोड़ की बात कही रहे हैं, उनका काम सितंबर तक हो सकता है, वो काम होगा तो नहरों पहुंच जाएंगी, ऊपर तक वहाँ तक पहुंच जाएंगी लिफ्ट के द्वारा। चंबल का पानी अगर पाचना में आ जाए तो उससे बढ़िया कुछ नहीं है, उससे सारी चीज़ें सॉल्व हो सकती है, और उसी की तरफ सरकार लगातार बढ़ रही है। फिर एक बात मैं कहना चाहूँगा कि बढ़िया रहा सरकार ने इसको सुलझाया। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने जो जिम्मेदारी जवाहर सिंह बेडम को दी, वो जिम्मेदारी उन्होंने निभाई, और लगातार पिछले कुछ समय से, जब से ये सरकार बनी है, जब से वो गृह राज्य मंत्री बने हैं, तब से लगातार गुर्जरों के इलाके में वो घूमते हैं और मुख्यमंत्री का दौरा भी करवाया, चाहे वो कर्नल करोड़ी बैंसला की मूर्ति का नारायण हो, या जगदीश जी भगवान जो बड़ा मंदिर है कैमरी में,
नांदोती क्षेत्र में आता है, टोडावी विधानसभा, वहां पर भी उनकी सभा होती है, नांगल में उनकी सभा होती है। ऐसे में उस एरिया में कहीं ना कहीं पहला मुख्यमंत्री है जो इतने दौरे किए हैं, और वो भी गृह राज्य मंत्री लगातार वहां पर उनकी पकड़ बनाई, वहां पर जाकर किया है। तो कहीं ना कहीं ये बड़ी बात है। जवाहर सिंह बेडम इस पूरे आंदोलन से मजबूत हुए। बिल्कुल मजबूत हुए एक अच्छे लीडर के तौर पर, कि कोई टकराव वाली स्थिति हुई होने के बाद भी इस तरह की नहीं होने दी, समाजों को लड़ने नहीं दिया। हालांकि सोशल मीडिया मन से जो बातें वो कही गई वो एक अलग बात थी, लेकिन किसी में टकराव जैसी स्थिति नहीं हुई, ये एक अच्छी बात है। क्योंकि टकराव जैसी स्थिति हो गई थी, दोनों तरफ से लामबंदी हो रही थी, उनके लोग भी इकट्ठा हो रहे थे, इधर सैनिक के भी लोग इकट्ठा हो रहे थे, लगातार बातचीतें हो रही थी। तो लग ये रहा था कि कहीं ऐसा दृश्य दोबारा 2007 वाला ऐसा ना हो जाए। उसको रोका तो अपने आप में एक बड़ी बात है, और उन्होंने अपने आप को साबित भी किया है। जवाहर सिंह बेडम मजबूत होते हैं तो जवाहर सिंह बेडम की मजबूती पायलट को कितना नुकसान देगी? देखिए वो तो समय बताएगा कि अभी 2.5 साल है, कितना उसमें असर आता है। क्योंकि बीजेपी ने एक दाव और खेला है, जब राज्यसभा चुनाव के लिए एक अलका गुर्जर को उन्होंने प्रत्याशी बनाया, तो ये क्योंकि सोची समझी राजनीति तो है, और बीजेपी उस ओर बढ़ रही है, और बीजेपी ये करने का प्रयास करेगी। क्योंकि अगर दोनों में कहीं ना कहीं इस तरह के वोट छिटकते हैं तो बीजेपी मजबूत होगी। बीजेपी लगातार आप हम बात करते हैं कि ये चाह रही है कि इस बार इतिहास रोका जाए, कि 5 साल और 5 साल दोनों का जो कार्यकाल है वो ऐसे होता है। तो इस बार वो सोच रही है कि बीजेपी किसी भी तरह से इतिहास को दोहराए नहीं, और सरकार फिर से रिपीट हो जाए और इतिहास बनाया जाए। गुर्जर समुदाय के अंदर कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को लेकर एक सॉफ्ट कॉर्नर है क्या? किसके लिए? बीजेपी को लेकर गुर्जरों में सॉफ्ट कॉर्नर है क्या? नहीं, सॉफ्ट कॉर्नर इस तरह से होता है कि जैसे अभी उन्होंने राज्यसभा के लिए भेजा एक कैंडिडेट, सॉफ्ट कॉर्नर बना। जवाहर वो सिंह बेडम ने अपनी भूमिका पांचना के अंदर निभाई, गुर्जरों पे कोई प्रेशर क्रिएट नहीं होने दिया, गुर्जरों के साथ खड़े रहे, गुर्जरों की बात सुनते रहे, गुर्जरों की बात पहुंचाते रहे। और आपने बताया मंदिरों का उद्घाटन, बड़ी सभाएं, मुख्यमंत्री को लेके जाना, गुर्जरों के बीच में मुख्यमंत्री को लेके जाना, क्योंकि शायद लंबे समय से कोई मुख्यमंत्री पहुंचा नहीं है इन क्षेत्रों के अंदर, गुर्जरों के बीच में नहीं पहुंचा है। तो कितना जो है वो फायदेमंद कितना नजर आ रहा है? नहीं, बीजेपी के लिए अगर यहाँ पर सेंधमारी होती है, इन प्रयासों से वोट बैंक टूटता है, तो कहीं ना कहीं बीजेपी को फायदा होगा आने वाले वक्त में। लेकिन वो परिस्थिति क्या रहेंगी, कैसे क्या है, कांग्रेस क्या करती है आने वाले दिनों में, सचिन पायलट को क्या भूमिका देती है, सचिन पायलट किस तरह से अपने आप को आगे रख के आते हैं, ये तय करेगा सारी चीजों पर। लेकिन जवाहर सिंह बेडम का कद बढ़ रहा हो बीजेपी के अंदर, तो क्या गुर्जर इन पूरे एपिसोड के बाद में जवाहर सिंह बेडम को सपोर्ट कर जाएगा? अगर जवाहर सिंह बेडम के कद की बात आ जाए, नहीं, कद की बात आएगी तो फिर वो सामाजिक तौर पर हो सकता है। लेकिन सचिन पायलट अभी भी कहीं ना कहीं वो चेहरा है कांग्रेस के लिए, जो राजनीतिक तौर पर अभी भी गुर्जर समाज के लिए मजबूती के तौर पर है, उनके नाम पर वोट बैंक मिलता है और मिलता आया है। आगे क्या होगा, जवाहर सिंह मैडम उभरे हैं बीजेपी में, तो वो ये अच्छी बात भी है कि 2 लीडर निकल रहे हैं एक समाज से, दोनों अपने आप को लेकर चल रहे हैं दोनों ही पार्टियों में, तो ये अच्छी बात है। जवाहर सिंह बेडम से पहले अगर बात की जाए भारतीय जनता पार्टी के अंदर कोई ऐसा चेहरा नजर आ रहा था क्या गुर्जरों में? नहीं, बीजेपी में अगर ऐसा कोई चेहरा पहले था नहीं, कोई इतना बड़ा चेहरा हो जो इस तरह से काम करता। चेहरा तो बेडम भी बड़ा नहीं था, पर बेडम ने जिस तरीके से काम करके, जिस तरीके से चीजों को मैनेज करके अपने आप को बड़ा बना लिया। बेडम को अगर हम बात करें 2.5 साल पहले, तो जवाहर सिंह बेडम ऐसा कोई पॉपुलर नाम नहीं है जैसे सचिन पायलट। मानते हो कि नहीं मानते हो आप? नहीं, बिल्कुल सही बात है, ऐसा चेहरा नहीं है कि जिस तरह सचिन पायलट ने अपना कद बढ़ाया है। लेकिन बेडम ने भी कुछ दिनों में जिस तरह से वो उनको पद मिला, अच्छा उससे पहले भी वो लगातार गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति के साथ रहे आंदोलन में, तो उनकी पकड़ थी, लोग जानते थे, वो जमीन से जुड़े हुए हैं, इसीलिए वो कामयाब हुए हैं। क्योंकि डोर टू डोर, अर्थ टू डाउन अगर कोई नेता होगा तो कामयाब हो सकता है। कामयाब हो सकता है, ये एक बड़ी बात है। देखिए कामयाब हो सकता है, क्योंकि अगर गुर्जर आरक्षण संघर्ष की बात की जाए तो उसके अंदर तो कई चेहरे निकले थे। कर्नल साहब का खुद का बेटा निकला, पर टिकट दिया भारतीय जनता पार्टी ने, पर वो इतना बड़ा कुछ कारनामा नजर नहीं आया। लेकिन जिस हिसाब से जवाहर सिंह बेडम की भूमिका रही है, वो भूमिका ज्यादा बड़ी, ज्यादा मजबूत नजर आई है। मंच पे मौजूद दोनों ही थे, बैसला भी थे, विजय बैसला, और इधर जवाहर सिंह बेडम भी मौजूद थे। बेडम वहां पे ज्यादा मजबूत अपने आप को बनाने में और इस्टेब्लिश करने में कामयाब रहे हैं। उन्होंने कहा भी ये बात, मैं देख भी रहा था क्योंकि मैं वहाँ था जब मेरे सामने ये सारी चीजें हुई थी, मैं यहाँ भी था, मैं 5 बांध में भी था जब ये उन्होंने कहा कि पहला कोई मंत्री है जो इस तरह से मंच पर जाके ज्ञापन लिया 360। किसने कहा? ये जवाहर सिंह बेडम ने कहा कि पहला कोई मंत्री है जो इस तरह से यहाँ लगातार रहा,
पूरे क्षेत्र में कई दिनों तक पड़ा रहा, लगातार डोर टू डोर, मिनट टू मिनट ये चीज़ें देखता रहा कि क्या स्थिति कैसी हो रही है, किसको क्या करना है, किस तरह से समन्वय बैठाना है, किस कमेटी को बैठाना है, पाचना की कम्युनिटी से क्या बात करनी है, उधर डॉक्टर साहब को लेकर, डॉक्टर करोड़लाल मीणा को लेकर क्या बातचीत करनी है, उनके घर पर जाके मीटिंग करते हैं। एक बड़ी जिम्मेदारी थी उनकी इस पूरे जो एपिसोड था इसको खत्म करने की, और ये कामयाब हुए। और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का विश्वास बढ़ा है गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेडम के। आप देख सकते हो जब वो अपने ब्रिजनगर में जाते हैं, ब्रिजनगर उनका नाम भी चेंज करवाया, उसके बाद डीग पूरा इलाका जो भरतपुर का, वहाँ पर भी विश्वास होता है, क्योंकि जब गृह राज्य मंत्री जाते हैं और मुख्यमंत्री जाता है उससे पहले सारी तैयारियां करते हैं। और इधर करौली का ये एरिया सवाई माधोपुर, धौलपुर से लेकर, क्योंकि वो प्रभारी भी है करौली के, तो साबित करके दिखाया उन्होंने कि किस तरह से मैनेज किया जा सकता है इस सारी चीज। आपको एक याद दिलाऊं पिछली बातें, जब अशोक चांदना जो प्रभारी थे करौली धौलपुर के, लेकिन वो समन्वय स्थापित नहीं करवा पाए थे और वो तालमेल नहीं बैठा पाए। वही चीज मैं उसी चीज को देख के बड़ा आश्चर्यचकित हूँ कि जिस तरीके से जवाहर सिंह बेडम ने इस बात को अपनी करौली में की सभा में कहा भी है। उन्होंने कहा कि कोई मंत्री पहला ही होगा जो 3-4 दिन तक यहाँ पड़ा हुआ है, और मतलब 3-4 दिन से डेरा डाल रखा है जिस मंत्री ने। तो जवाहर सिंह बेडम ने जिस तरीके से चीज़ों को मैनेज किया है, तो क्या जवाहर सिंह बेडम बीजेपी के लिए और गुर्जर समुदाय के लिए आने वाले समय में एक विकल्प के रूप में नजर आ सकते हैं क्या? बीजेपी पार्टी के लिए तो विकल्प के रूप में निकल के सामने आ, पायलट के सामने, अब पायलट के सामने स्थिति क्या होगी वो देखो। परिस्थिति और स्थिति के ऊपर मैं आपको पहले कांग्रेस किस तरह से प्रेजेंट करती है, किस तरह से चीजें होती हैं, अगले 2.5 साल में क्या कुछ चीजें होती है, उस पर निर्भर रहेगा कि क्या कुछ हो सकता है। लेकिन कांग्रेस के लिए भी हल्का नहीं, इस बार क्या टेढ़ी होगी खीर। आप समझ सकते हैं कि पूरी राजस्थान का जो भी एपिसोड हो रहा है वो नुकसान किसको होगा, कांग्रेस को होगा। अगर दो चीजें, यही तो देखने वाली चीज है। उसके बावजूद जवाहर सिंह बेडम और डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा समुदाय की बात हम कल करेंगे, लेकिन जवाहर सिंह बेडम ने जिस तरीके से चीजों को हैंडल कर दिया, जिस तरीके से वहाँ कोई विवाद भी पैदा नहीं हुआ, और जो बात करनी थी, कहनी थी, गुजरों का मान सम्मान रखना था, वो सारी चीज का ध्यान रखा। पानी अब तक नहीं छोड़ा गया है, विश्वास आश्वासन सारे हो गए हैं, सारी चीज़ें हो गई हैं, लेकिन जवाहर सिंह बेडम ने बहुत ही इंटेलिजेंट तरीके से इस पूरी की पूरी रचना को रचा है। नहीं बिल्कुल आपकी बात सही है, लेकिन बातचीत के द्वार खुले ना, बातचीत से ही हल है। आप भी समझते, हम भी समझते कि किसी भी चीज़ का एंड बातचीत है। जैसे कोई भी चीज़ हो उसकी एंडिंग बातचीत से होगी, और बातचीत अगर निकले हैं तो उसका रास्ता निकला होगा। क्या कुछ तय तो किया होगा उन्होंने कि क्या होगा और कैसे होगा, क्योंकि जो करोड़लाल मीणा है वो कोई ऐसे नेता तो है नहीं कि कोई बातचीत कर ली और उसका उन्होंने अगर अपने समाज को कोई आश्वासन दिया होगा तो कोई सोच समझ कर दिया होगा, कोई चीज़ों को मैनेज करके दिया होगा। ये तो आप भी समझते हैं, क्योंकि कितने लंबे खिलाड़ी वो रहे हैं, जहां उन्होंने कितनी बार मंत्री, विधायक। डॉक्टर साहब की अगर बात करें तो डॉक्टर साहब ने तो ये भी बयान दे दिया कि मैं निर्दलीय चुनाव लड़ा था टोडा भीम से, मैं पहले भी तुम्हारे संघर्ष में आया था तो मुझे पार्टी ने निकाल दिया था, मैं निर्दलीय लड़ा था। तो डॉक्टर साहब ने कहीं ना कहीं एक मंत्री होते वो इशारा भी उन्होंने वहाँ पे एक बार कर दिया है। तो डॉक्टर साहब तो हो सकता है डॉक्टर साहब के मन में कुछ और भी विचार चल रहा हो, क्योंकि 6 दिन में पानी आएगा ये तो संभव आपको भी नजर नहीं आ रहा होगा। नहीं, ये संभव नहीं है। संभव उनके बीच में क्या बातचीत हुई है तो वही बता सकते हैं, लेकिन चीज़ें तो हुई है। अब डॉक्टर साहब ने इशारा ये भी किया है कि वहाँ जो नेता बैठे थे खंडीक पंचायत में, जो लगातार नेता आ रहे थे वो कांग्रेस पार्टी के आ रहे थे, बीजेपी के विधायक तब गए जब डॉक्टर करोड़लाल मीणा गया, उसके साथ 7 विधायक थे, उनके समुदाय के भी थे, एक उनके अलग समुदाय मादनी कोई से भांगचंद टांगड़े सैनिक समाज से आते, उनको लेकर भी गए थे। आप इस सियासत को समझिए कि वो ये भी कहें कि मेरे साथ अभी भी विधायक है, विधायक मेरे साथ है, ऐसा नहीं मेरे साथ विधायक नहीं, मैं कमजोर नहीं हुआ हूं, ये भी उनका संदेश था। मेरा आखिरी सवाल फिर खत्म करते हैं। हाँ, मैं कहना चाहूंगा कि जिस तरह से उन्होंने इस पूरे मामले को मैनेज किया, उन्होंने फिर डॉक्टर करोड़लाल मीणा ने, और उसने साबित कर दिया कि मीणा का नेता तो डॉक्टर ही है, उसके अलावा नहीं है। रामकेश कितने भी दिन बैठले पर डॉक्टर ही नेता रहेगा। रामकेश ने भी नहीं सोचा था कि आंदोलन इतना बड़ा हो जाएगा, कैसे होगा, क्या होगा, लेकिन उनका क्षेत्र था, उनको ये करना था। लेकिन अंतिम दौर में जब ये पूरा मामला हुआ तो कहीं ना कहीं उन सारे नेताओं की जो काम किया ना उसको कमजोर तो किया है। ये तो क्लियर हो गया है कि डॉक्टर साहब ने आके सबको सुना भी दिया। मंच जो उन्होंने कहा कि मेरे को जब भी चुनाव लड़ा हर किसी ने कमजोर करने का प्रयास किया। अमरगढ़ की बात उन्होंने कही, मैंने झंडा फहराया तब इन लोगों ने कमजोर किया। मैंने किसी भी नेता का, हरीश मीणा का नाम लिया, मुरारी लाल का मैं नाम लिया, रामकेश का लिया, घनश्याम मेहर जो विधायक टोडा उनका नाम लिया, और कहा कि यहाँ पर इन्होंने सबने मेरे को कमजोर करने का प्रयास किया है, मेरे खिलाफ बोलने का प्रयास किया है। मैंने इनके खिलाफ कभी नहीं बोला। इस बुढ़ापे में क्यों मेरी इज्जत खराब करवाना चाह रहे हो? ये सारी चीज़ उन्होंने कह भी दिया, हंस के बाद भी बोल दी, और सारा मैनेज भी कर लिया।
और मीना समुदाय को समझा दिया कि मैं ही हूँ जो आपकी दुख दर्द को समझता हूँ, मैं ही कर सकता हूँ जो कुछ कर सकता हूँ, इनके पास कुछ नहीं है। अभी भी समझिए, ये बात वो इशारों में कह के गए, और कहीं ना कहीं जो वहाँ इतने दिन से धरना दे रहे थे रामकेश मीणा और अन्य लोग, उनकी बातों में कहीं ना कहीं इस बात को भी करके गए कि तुम कुछ नहीं हो, जो हूँ मैं ही हूँ। एक सवाल और है कि गुर्जर समुदाय के लिए आसान कौन है नेता, अप्रोचेबल, पायलट या बेडम? आसानी से मिल जाएगा। देखिए, अब सचिन पायलट की बात करें तो उनके पास भीड़ रहती है, वो कभी दिल्ली कभी ये वो उनका अलग गुण है, लेकिन जवाहर सिंह बेडम जो आउट ऑफ मतलब जुड़े हुए हैं जमीन से, और कहीं ना अप्रोचेबल है, अभी तो अप्रोचेबल वो होते हैं, तुरंत मिलता है। हाँ, मिलते हैं, क्योंकि फोन भी उठा लेते होंगे। हाँ, उनका काम जो अलग तरीके का है, पायलट साहब का काम अलग तरीके का है, ये तो सब लोग जानते हैं। पायलट साहब बड़े स्तर पे पहुंच हाँ। चुके हैं, बड़े नेता हैं अभी, और बेडम जो है वो डाउन टू अर्थ है, लेकिन चढ़ाई जो है वो तेजी से चढ़ रहे हैं और चढ़ना भी चाहिए। अगर राजनीति में कहीं मौका मिले काम करने का, और अगर मौका मिल जाए तो चौका मारने में किसी को भलाई क्या दिक्कत है? बेडम ने मारा है, उन्होंने ये काम तो करके दिखाया, इसमें क्या है? हाँ, ये तो आप भी समझ रहे हैं इस बात को। तो देखिए साहब, चर्चा तो है ना, ये चर्चा है ना यहाँ जयपुर के सियासी गलियारों में, पूरी तरीके से चर्चा है, और ये चर्चा बड़ी मजबूत तरीके से है कि जवाहर सिंह बेडम, देखिए पांचना बांध के अंदर पानी का फैसला क्या हुआ ये अब तक असमंजस में है, और इसका पता भी नहीं कि पानी का क्या रहेगा। पर पांचना बांध से जो मिला है वो मिला है जवाहर सिंह बेडम। गुर्जरों को एक मजबूत अप्रोचेबल नेता मिल गया है जो आसानी से उपलब्ध है, उसके साथ में कुछ भी किसी भी प्रकार की और कैसी भी चर्चा की जा सकती है, जो गुर्जर समुदाय के दूसरे बड़े नेता के साथ में संभव नहीं थी। आज तक सचिन पायलट के अलावा गुर्जरों के पास में और कोई इतने बड़े कद का नेता नहीं था जो जवाहर सिंह बेडम ने अपने को पिछले 2.5 साल में स्थापित कर दिया है। जवाहर सिंह बेडम मुख्यमंत्री को देवनारायण भगवान के मंदिर के उद्घाटन में ले जाते हैं, सभाओं में ले जाते हैं, उनकी सारी तैयारियां वो देखते हैं। आंदोलन होता है तो इस बात का ध्यान रखा जाता है कि गुर्जर और मीणा समुदाय के बीच में कोई जातीय संघर्ष ना हो जाए, जिससे वो 2007 वाली स्थिति उत्पन्न ना हो, कोई भी जनहानि ना हो। बेडम 4-4 दिन वहां धरना दे के बैठ जाते हैं, डेरा डाल के बैठ जाते हैं, मंच पे समाज के खड़े होकर ज्ञापन ले लेते हैं, और एक मजबूती की तरफ जवाहर सिंह बेडम बढ़ रहे हैं। हालांकि चुनाव में अभी 2 साल का वक्त और है, पर राजस्थान की राजनीति ये कह रही है कि ये पूर्वी राजस्थान में जो एक घटनाक्रम हुआ था, ये कोई छोटा घटनाक्रम नहीं था। ये राजधानी जयपुर की गद्दी पे 28 में कौन बैठेगा, इसका भी फैसला करने वाला घटनाक्रम, ये बड़ा घटनाक्रम था। ऐसा घटनाक्रम हो सकता था जिसको टाला गया, और ये दिल्ली तक चर्चा हो गई थी इस मामले की। ऐसा नहीं कि जयपुर थी, राजस्थान के अलावा दिल्ली तक एक बात पहुंच गई थी कि क्या हो रहा है, क्योंकि नुकसान बड़ा हो सकता था अगर इस तरह की चीजें हो जाती, क्योंकि पहले भी हुई थी। और वो अच्छा रहा कि दोनों मंत्रियों ने बड़ा संभाला इसको, और भी लोग थे बैक से जो इसको संभाल रहे थे। बहुत सारे लोग, पार्टी कोई भी हो, लेकिन उनको पता था कि नुकसान बड़ा हो सकता है, राजनीतिक रूप से भी वैसे भी। उन्होंने भी इस मामले को बैकडोर से संभाला, तैयारियां की, कई लोगों को भेजा अलग अलग तरीके से कि कैसे रुके, तो किसी भी समुदाय के हो, उन्होंने जाकर लोगों को समझाया, बैठकें की अंतिम दौर में, और सारी चीजें मैनेज किया कि इसको रोका जाए, और रोक दिया गया। अच्छा रहा है। जवाहर सिंह बेडम गुर्जरों के अंदर एक बड़ा नाम बन के उभरे। अब देखना ये होगा भविष्य के अंदर के जवाहर सिंह बेडम, गुर्जरों का जो ये बड़ा नाम, बड़ी उम्मीद के साथ गुर्जरों ने नेता माना है जवाहर सिंह बेडम को। अब जवाहर सिंह बेडम कितना खरा उतर पाते हैं, और जवाहर सिंह बेडम 2028 के रण में गुर्जरों का कितना प्रतिशत वोट अपने दम पर भारतीय जनता पार्टी की झोली में डाल पाते हैं, ये सब देखना होगा। और अभी क्या कुछ बाकी है राजनीति में, ये भी बहुत जल्द नजर आ जाएगा। इसलिए जुड़े रहिए हमारे साथ। अमर उजाला के लिए जयपुर से मैं आशीष। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।